श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं भवदीप जयपुर वाले। नाम से ही जाहिर है कि संगीत के एक घराने से ताल्लुक रखते हैं। भवदीप जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो शास्त्रीय संगीत का घराना आपके पीछे है, आप बचपन से ही उसी रंग में रंगे हुए हैं, तो आपने संगीत को किस रूप में लिया? गायक तो मैं हूँ ही, क्योंकि मैं एक घरानेदार गायकी के परिवार से आ रहा हूँ, तो गायक तो हूँ ही, लेकिन साथ ही साथ मैं एज म्यूज़िक अरेंजर भी पिछले 22 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो एज म्यूज़िक अरेंजर भी लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले का नाम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही एक मशहूर नाम है शास्त्रीय संगीत में। फिर गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, वो पिताजी हैं आपके भवदीप जी। हाँ जी। और जिनके गाए बहुत अच्छे अच्छे भजन भी हैं हमारे पास, हम अपने श्रोताओं को सुनवाते रहते हैं और श्रोताओं को ये नाम याद भी होगा। वैसे तो परिवार का बहुत योगदान रहता है आपके व्यक्तित्व निर्माण में, पर क्योंकि आप संगीत में शुरू से ही, एक तो रगों में संगीत दौड़ रहा था और ऊपर से माहौल वैसा ही था, तो किस तरह से दादाजी ने आपको तालीम दी? बहुत छोटा था मैं, 7-8 वर्ष का रहा होऊंगा, तो उनका सिखाने का ढंग बड़ा विचित्र था। वैसे तानपुरा लेकर ऐसे यानी बैठते नहीं थे कि भाई आओ सीखो गाना, ऐसे नहीं। अब जैसे बैठे हैं घर में पान लगा रहे हैं, उनको पान खाने का शौक था, तो पान लगाते, मैं खेलता रहता था। 6-7 साल का बच्चा खेलेगा तो मुझे बुलाते थे अपने पास, भवदीप यहाँ आओ बैठो, और बस कुछ गाना शुरू करते थे और बोलते मेरे पीछे गाओ, तो मैं उनके पीछे गाता था। तो उस तरह से तालीम की शुरुआत हुई मेरी। मतलब खेल खेल में आप गाते भी जाते थे। अच्छा, पिताजी ने? पिताजी ने व्यवस्थित तरीके से मुझे सिखाया, जैसे तालीम होती है, क्योंकि दादाजी की देहांत के बाद में 1977 में 12 साल का था मैं तब। उसके बाद से फिर पिताजी ने मुझे अपने विंग्स में लिया और उन्होंने कहा कि बस बेटा अब ये काम धीरे धीरे, क्योंकि ये ख़ानदानी काम है तो तुम्हें करना ही है। हम लोग और कुछ कर ही नहीं पाते, संगीत के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। हाँ, तो पिताजी ने किस तरह से आपको कहा कि तुम गायक बन जाओ, या आपने अपनी मर्जी से ये अरेंजर बनना सोचा? अरेंजर तो मैं अपनी मर्जी से बना। पिताजी तो हमेशा ही चाहते थे कि मैं गायक ही बनूं, लेकिन मुझे क्योंकि बचपन में पिताजी के साथ में मैं रिकॉर्डिंग्स में जाया करता था, तो वहाँ पर जो अरेंजर्स होते थे उनके, अनिल मोइले जी, उत्तम जी, अमर हल्दीपुर जी, इनको देखता था तो मैं बड़ा खुश होता था इनको देख करके। ये बड़ा अच्छा काम है, यानी बॉस वाला काम है। किया इस काम में बहुत प्रभावित किया। तो मैंने मन में विचार बना लिया था कि मैं आगे चलकर एक अरेंजर भी बनूंगा। और कुछ ऐसा मोड़ आया जीवन में कि 85 में मैंने पिताजी से कहा कि पापा मैं अरेंज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है अरेंज करो। तो उनका पहला एल्बम मैंने कमला सिस्टा जी का एल्बम HMV के लिए किया था। अच्छा। गज़ल का एल्बम था, उम्मीद नाम था एल्बम का। अच्छा, तो आपने गज़लें गाना कब से शुरू किया? मैंने गज़ल गाना शुरू किया 20 साल की उम्र में। अच्छा। तब तक मैं सिर्फ क्लासिकल ही गाता था। अच्छा। एक दौर था जब हम लोग काफी गज़लें सुनते थे, जगजीत जी, गुलाम अली जी। हाँ, एक दौर आया था जगजीत सिंह ने गज़लों का एक शुरुआत की थी, जिसको आम लोग बहुत ही प्यार से, और एक क्रेज जैसा हो गया था गज़लें सुनने का। तो उसी जमाने में आपने गाना शुरू किया गज़ल। तो शास्त्रीय संगीत के आप परफॉर्मेंस देते रहे? हाँ, शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंसेस पहले कम होती थी, क्योंकि पापा के साथ ही गाता था मैं इंडिविजुअली नहीं देता था परफॉर्मेंसेस, क्योंकि गज़लों के प्रोग्राम ज़्यादा होने लगे थे मेरे। तो गज़ल गायकी में मैं काफ़ी विदेश भी गया। तो अब अरेंजर आप हो गए हैं, गज़लें पीछे छूट गई हैं, तो याद नहीं आती उस दौर की? याद ज़रूर आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब गज़ल सुनने वाले लोग कम हो गए हैं। हाँ, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ श्रोताओं की तरफ से कि क्यों गज़ल सुनने का जो शौक है वो लोगों में कम हो गया। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, गज़ल गायकों को या सुनने वालों को? मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल गायकों ने गज़ल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, उसको गीतनुमा बना दिया। तो वो गीतनुमा बनने से गज़लों में और फिल्मी गीतों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। हाँ। उस वजह से फिल्मी गीतों की जो पॉपुलैरिटी वो हमेशा से ज़्यादा रही है और हमेशा रहेगी। तो गज़ल और फिल्मी गीत में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने की वजह से गज़ल कम हो गई। हाँ, साइड में हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं अरेंजर की। तो एक म्यूज़िक अरेंजर को क्या क्या करना पड़ता है? म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो सिर्फ तर्ज बनाता है, गाने की तर्ज जो बनती है वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनाता है। उसको सजाने का जो काम है, उस तर्ज को सजाने का काम वो अरेंजर का होता है।
अच्छा, उसको पूरी छूट होती है? बिल्कुल। किस तरह बीच में, जैसे कोई भी गाना चल रहा है उसके बीच में इंटरल्यूड जो है, या किन साजों का प्रयोग होगा और उनकी क्या वॉल्यूम रहेगी, और किस तरह से, मतलब कुल मिला के जो भी एक पूरा गीत बनकर सामने आता है उसमें पूरा अरेंजर का हाथ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ धुन आपको मिल जाती है? सिर्फ धुन जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर की होती है। धुन के अलावा कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अरेंजमेंट में भी थोड़ा दखल रखते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि उनको भी साथ में काम करना चाहिए, तो वो गाना अच्छा बन पड़ता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कंपोजर जो है वो अगर खुद ही अपना गाना अरेंज करे तो बेहतर होता है। जैसे हमारे यहाँ पर रहमान साहब हैं, रहमान खुद ही अरेंज करते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, तो उनका गाना अलग सुनाई देता है, मतलब कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। तो इलैयाराजा साहब हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो लक्ष्मीकांत जी धुन बनाते थे, प्यारेलाल जी अरेंज करते थे, तो वो एक गाने का एक अलग मूड बनता था, मतलब तालमेल पूरा रहता था। तो जो चीज सामने निकल के आती थी उसका असर तो सब हम जानते ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जब कोई धुन आपको मिलती है और आपको उसको सजाना है, संवारना है अपने अरेंजमेंट से, तो कुछ हारमोनियम पे इस वक्त बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कुछ कि किस तरह सजाते संवारते हैं? कोई धुन खास आपको अभी याद आ रही हो? जैसे आपने वो गजल सुनी होगी, पंकज भाई की एक बड़ी मशहूर गजल थी, स्टोलन मोमेंट्स नाम से एक एल्बम था उनका, उसमें उनकी गजल थी, और आहिस्ता कीजिए बातें, वो मैंने अरेंज की थी। तो उसमें एक पार्ट था जो महालक्ष्मी ने गाया था, दा रा 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 ये आपने डाल दिया था? ये मेरा बनाया हुआ पार्ट। हाँ, एक स्विंग का जैसा एहसास होता है ना बिल्कुल। तो उस तरह से जब गाना मिलता है तो हम लोग यानी वो एक जो ख्याल का एक दौर जो शुरू होता है कि क्या हो सकता है इसमें। अच्छा। और कोशिश ये रहती है कि क्या नया आ सके, कोशिश ये होती है, क्योंकि देखिए 12 स्वर हैं और साज भी वही है, वही पियानो है, वही गिटार है, वही सारंगी है, वही तबला है, वही संतूर है, तो उसमें तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वरों के माध्यम से, यानी तर्ज के मूड के हिसाब से आप क्या नया ला सकते हैं उसमें, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो नयापन हमेशा सबको आकृष्ट करता है। बिल्कुल। ये कमाल है कि 12 स्वर हैं, सारे विश्व का संगीत उसी में है और रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। अच्छा, तो आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है? बिल्कुल, कि क्या कुछ नया, क्या नहीं, तर्ज मिलने के बाद, वही मैं कह रही हूँ। तो एक तर्ज को पूरा सजाने संवारने में कितना वक्त लगता है? एक दौर था जब हम लोग एक दिन में 8 गाने भी रिकॉर्ड करते थे। अच्छा। मगर आज एक गाने को 8 दिन लगते हैं क्योंकि मल्टी ट्रैक का जमाना है। तो हर चीज की डबिंग होती है, पहले तो सब साथ में होता था। जी। अब ऐसा नहीं है, अब एक इंस्ट्रूमेंट आपको डब करना पड़ता है, तो और मुश्किल हो गया काम, मुश्किल हो गया, वक्त ज्यादा लगता है। कहते ऐसा है कि जल्दी हो जाता है काम, पर नहीं, मुझे नहीं लगता अब जल्दी होता है, पहले जल्दी होता था। जी हाँ, सब साथ में थे और उसका असर भी एक पूरा असर साथ में आता। हाँ, और सुरीलापन भी ज्यादा था, इसलिए आज भी वही गाने हम लोग सुनते हैं जो बहुत सुरीले थे, जो पुराने गाने हैं। आज के गाने बिखरे बिखरे से इसलिए लगते हैं क्योंकि सब अलग अलग बजाते हैं, तो बिखरा बिखरा ही लगेगा। आपने सिर्फ शुरू से जैसे क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फिर आपने गजलें गाना शुरू किया, उसके अलावा किसी साज पर भी आपने अपना हाथ आजमाया? मैं जब 12-13 साल का था जी, तब जैसे लड़कों की आवाज फूटती है, हाँ, चेंज होती है आवाज, तो वो दौर जब मेरी जिंदगी में आया, तो क्योंकि पढ़ाई पे भी जोर था, पापा हमेशा कहते थे कि भाई जो कमी हम में रह गई है वो तुम में नहीं रहनी चाहिए, गाना तो तुम्हें आ जाएगा, गाना खून में है, कोई साज सीख लो। सबसे आसान उस वक्त जो लगा होता है स्पेनिश गिटार। अच्छा। तो 13 साल की उम्र में स्पेनिश गिटार सीखना शुरू किया। तो पाश्चात्य संगीत का भी थोड़ा ज्ञान हुआ होगा? बिल्कुल, उसी वजह से मैं अरेंजर बन पाया, क्योंकि हार्मोनीज का नॉलेज और वेस्टर्न म्यूजिक लिखने का जो है वो सब वहीं से आया, जो नोटेशन वहाँ का होता है। तो पिताजी ने क्या चाहा था आपको, कि वो क्या बनाना चाहते? सबसे पहले तो एक बेहतर इंसान बनाना चाहते मुझे, वो चाहते थे कि संगीत में ही कुछ करूं मैं। अब बातें लग रहा है मुझे ज्यादा हो जा रही हैं और सामने हारमोनियम है और कुछ गाना कोई याद आ रहा हो इस सिलसिले में आपको, या फिर कोई खास पसंदीदा आपकी गजल हो, उसकी 2 लाइनें हमारे श्रोताओं को सुनाएं। मैं एक बंदिश सुनाना चाहूंगा।
जा रे ना जा रे ना जा रे पिया प्यारे, हे ना जा रे ना जा रे ना जा रे पिया प्यारे, हम कर जोरत बार बार विनती करत, चहूर लाग्यो घन बरसन, चहूर लाग्यो घन बरसन, चहूर लाग्यो घन बरसन, और आयो सावन मन भावन, हे ना जा रे ना जा रे ना जा रे पिया प्यारे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत आनंद आया। ये किसकी बंदिश थी? ये जिस घराने से मैं बिलोंग करता हूँ, कुंवर श्याम गोस्वामी घराने से, ये कुंवर श्याम जी की रचना है। ये बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। मुझे इसको सुनकर ऐसा लगा कि जो आप अरेंज करते हैं, अरेंजर के बतौर जो काम करते हैं, उसमें आपका जो शास्त्रीय संगीत है उससे बहुत सहयोग, बहुत सहायता मिलती होगी आपको, और जो आपने वेस्टर्न म्यूजिक भी जो थोड़ा सीखा, उससे आपका जो कुल बन के एक रचना सामने आती होगी, वो बहुत बढ़िया फ्यूजन भी कह सकते हैं उसको एक तरह का। हाँ, फ्यूजन भी कह सकते हैं। दरअसल मुझे वही लोग बुलाते हैं अरेंजमेंट के लिए जिनको लगता है कि उनको अपने गाने में थोड़ा क्लासिकल टच चाहिए या थोड़ा सा इंडियननेस, वो लोग ही मुझे बुलाते हैं। जैसे जो गाने मैंने विशाल भारद्वाज जी के लिए किए हैं या साजिद वाजिद के लिए किए हैं, तो वो वही गाने हैं जिनमें थोड़ा सा इंडियननेस है। अच्छा, तो फिल्मों में भी आप अरेंज करते हैं? बहुत ज़्यादा, काफ़ी फिल्मों में अरेंजमेंट का काम। कौन सी आपकी सबसे पसंदीदा अरेंजमेंट है? वो कोई गाना हमें याद दिलाइए। जिस गाने से आनंदराज आनंद बने जी, छोटा बच्चा जान के मुझे, अच्छा, वो मेरा अरेंज किया हुआ था 1994 अरे इतनी अच्छी बात आपने इतनी देर से हमें बताई नहीं, हमारे श्रोताओं को उनको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और कौन कौन से गाने हैं, कुछ बताइए। नॉन फिल्म म्यूजिक में याद करें तो शुभा मुद्गल जी का बड़ा प्रसिद्ध गाना ढोलना, रंगीलो मारो ढोलना मेरा किया हुआ है। फिर मतलब आप पर्दे के पीछे के एक चमकदार कलाकार हैं। ऐसा कह सकते हैं आप। अमजद अली खान साहब का एल्बम वादा, अच्छा अच्छा, उसमें रूप भाई का गाया हुआ ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, वो भी मेरा किया हुआ था, पूरा एल्बम मेरा किया हुआ था। अच्छा अच्छा, तो काफी काम किया, काफी लोगों के साथ काम किया। तो आगे क्या इरादा है कि मतलब गायन को आप फिर से आप अपने प्रोफेशन में लाएंगे या अरेंज ही करते रहेंगे म्यूजिक? नहीं, आगे तो गाने पर ही जोर है, और ईश्वर की कृपा से मेरा बेटा भी अब गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। जी हाँ, और उसको सिर्फ गायक बनाना है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। हाँ, तो भवदीप जी आप बता रहे थे कि आप फिर से गायन को ही अपना प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, प्रोफेशन तो गाना हमेशा से रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गया अरेंजर के तौर पर। हाँ। लेकिन गाना मेरा जारी है, यानी मैंने गाना छोड़ा नहीं जी। और काफ़ी बच्चों को मैं सिखा भी रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, और अब ईश्वर की कृपा से मेरा बेटा जी सुदीप बहुत अच्छा गा रहा है, कई फिल्मों में भी गा रहा है और क्लासिकल भी बैठकर गाता है। दोनों पिता पुत्र साथ में गाएंगे? पिता पुत्र साथ में बैठकर गाएंगे। अरे वाह, क्या ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा और लोग इसको बहुत चाव से सुनेंगे। बिल्कुल, और आपके लिए सभी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गायक भवदीप जयपुर वाले से। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को। नमस्कार। इनसे मिलिए